हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूनम कुमावत और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द लिविंग वर्ड के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था लिविंग्स के कुछ ऐसे फीचर्स जिनकी हेल्प से हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और पहचान सकते हैं नॉन लिविंग्स के साथ। तो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। आज हम देखेंगे उनके अंदर डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, तो लिविंग को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके पास डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर्स के अंदर। तो ग्रोथ पढ़ा था हम लोगों ने और दूसरा क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों ही क्या थे, हमारे नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कंसिडर किए जा रहे थे। ऑल्दो इंटरनल ग्रोथ अगर आपको याद है तो वो जो था इंटरनल ग्रोथ वो हमारे लिए क्या रहता था, डिफाइनिंग फीचर्स रहता था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स के अंदर ही आइडेंटिफाई होता है। जबकि रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन के फिनोमिना भी नॉन डिफाइनिंग फीचर था। आइडेंटिटी बनाने के लिए किसी भी स्पीसीज को अपनी अर्थ पे अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो जिंदा है उसे रिप्रोडक्शन करना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में अगर कोई इंडिविजुअल जाना चाह रहा है तो उसको कौन सी फिनोमिना करनी पड़ेगी, रिप्रोडक्शन की फिनोमिना करनी पड़ेगी। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन मेंटेनेंस अगर रखना है तो रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में रहेगी, क्योंकि हमने नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आज डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से हैं। जो पहला डिफाइनिंग फीचर है वो रहता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, या मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है कि देखो जितने भी लिविंग्स हैं, चाहे वो एक सेल का हो चाहे बहुत सारी सेल का बना हो, उन सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और वो केमिकल्स आपस के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो परफॉर्म करती है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम सेल की पर्सपेक्टिव में बात करें तो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो चलती रहती है, क्योंकि वहाँ पे पाए जाते हैं केमिकल्स। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स हैं वो छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ छोटे आपस में जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे और बड़े टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये जो छोटे और बड़े केमिकल्स के बीच में जो रिएक्शंस होती रहती है, इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। इन शॉर्ट कि मेटाबॉलिज्म जो क्या है वो सेल के साइटोप्लाज्म में चलने वाली केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इन केमिकल्स रिएक्शन जो है जो लिविंग के या सेल की साइटोप्लाज्म में होते हैं, इनसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि इन रिएक्शंस के थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट्स के बेस पे लिविंग ग्रोथ करता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। जो जितने भी लिविंग्स हैं उनके अंदर रिपेयर सिस्टम जो है वो इन केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट से ही आता है। इसके अलावा एनर्जी की बात करें, यानी कि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जैसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सारी चीज़ों के लिए, वो भी हमें किसके थ्रू मिलती है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। हम देख रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में। तो बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी हुई हैं। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के डेफिनेशन की बात करें, वो होता है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल reactions occurring in our body, या आप सेल भी बोल सकते हो या इंडिविजुअल भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि एक सेल के अंदर या इंडिविजुअल की बॉडी में या हमारे बॉडी में जितनी भी केमिकल्स रिएक्शन हो रही हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, वो उन सब को अगर ऐड कर दें तो हमारे लिए क्या रिजल्ट बनता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आती है। ठीक है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी। अगर आपको याद है तो आपने दो तरह की रिएक्शंस आपने साइटोप्लाज्म के अंदर, चाहे वो एनिमल सेल की साइटोप्लाज्म की बात करें या जो प्लांट सेल है उनकी साइटोप्लाज्म में ये केमिकल रिएक्शंस क्या हो रही थी, परफॉर्म हो रही थी।
एक तो था, अगर आपको याद है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये जो केमिकल रिएक्शंस थी ये मेटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जितने भी लिविंग अर्थ पे प्रेजेंट हैं उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस पाई जाती हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो, सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रेजेंट होती है। यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऐसा कोई भी लिविंग नहीं है जिनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन ना हो। दैट मीन मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एक लिविंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जा रही है बच्चों, लिविंग में प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग में ये नहीं होती। ठीक है, तो ये है मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन या मेटाबॉलिक रिएक्शन की डेफिनेशन, कि जितनी भी टोटल केमिकल रिएक्शन एक सेल के अंदर या बॉडी में होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अगर हम टाइप की बात करें तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दो टाइप होते हैं, एक टाइप है एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा जो टाइप रहता है वो कौन सा है, पहला है एनाबॉलिक और दूसरा है कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे जो एनाबॉलिक रिएक्शन है, यहाँ पे एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी कि एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें यहाँ पे तो एनाबॉलिक का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, और जबकि ऐसे भी बोल सकते हो, सिंथेसिस वर्ड भी यूज कर सकते हो। एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का बनना, इन शॉर्ट, या तो फॉर्मेशन या सिंथेसिस, जबकि कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, कोई भी चीज टूटती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, राइट। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़ के कोई बड़ा बायोमोलिक्यूल बनाते हैं, कभी कभी बायोमोलिक्यूल्स टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं वो लगातार लिविंग के साइटोप्लाज्म में चलती रहती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल आपने फोटोसिंथेसिस क्लास 10th में पढ़ा था, जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर था, उसके अंदर आपने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि बहुत ही यूनिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। उसके अंदर क्या देखा था, CO2, वाटर, क्लोरोफिल। ठीक है, और इन तीनों के अलावा एक चीज और प्रेजेंट थी, और वो क्या थी बच्चों, सनलाइट। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थे जो आपस में फॉर्म करते हैं या आपस में जुड़ के क्या बना रहे थे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो किसके अंडर आती है, एनाबॉलिक रिएक्शंस। ये कहाँ हो रही थी, प्लांट सेल, मेसोफिल सेल, लीफ सेल के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि अगर हम देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शन, वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं। देखो बच्चों, एनाबॉलिक समझ में आ गया, कोई चीज बन रही है, जबकि कैटाबॉलिक का मतलब क्या था, ब्रेक डाउन होना। सो जितने भी लिविंग है, चाहे वो एक सेल के हैं चाहे वो मल्टी सेलुलर है, उन सब के अंदर एक फिनोमिना होती है, और वो क्या रहती है, वो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन की फिनोमिना। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेशन के फिनोमिना है, इस फिनोमिना के अंदर क्या होता है, एक रिएक्शन सी जो आपको क्लास 10th में याद है, जिसमें C6H12 और O6 ग्लूकोज होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक होता है, टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का टूटना, जिसके रिजल्ट में क्या बन रही है, एनर्जी, और जिसका हम यूटिलाइज करते हैं हर चीज में, सुनने में, बोलने में, देखने में। सो यहाँ पे ग्लूकोज बेसिकली क्या हो रहा है, टूट रहा है, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक है। तो अभी हमने एनाबॉलिक रिएक्शन भी देखी और
जो दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन थी वो कौन सी थी, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो अगर इन दोनों को वापस से समराइज करें तो हमारे सामने क्या आता है, एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि छोटे छोटे केमिकल्स, ठीक है, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल्स हैं या सेल के बाहर भी हैं, तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो इस तरह छोटे मॉलिक्यूल के जुड़ के बड़ा बनना तो एनाबॉलिक हो गया, और एक बड़े मॉलिक्यूल के टूट जाने से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बनना वो हमारे लिए क्या रहती है बच्चों, कैटाबॉलिक रिएक्शंस रहती है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल आएगा फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल हम देख रहे थे तो उसमें एग्जांपल क्या था, रेस्पिरेशन के फिनोमिना। ठीक है, तो इस तरीके से कैटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो हर एक लिविंग के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि जितने भी लिविंग हैं उनके अंदर कैटाबॉलिक की रिएक्शन प्रेजेंट होती है, क्योंकि हर एक लिविंग को जिंदा रहने के लिए ये रिएक्शन करनी पड़ेगी। सो लिविंग की बात करें तो यहाँ पे लिविंग में क्या प्रेजेंट होती है, सेल, और सेल के अंदर क्या चल रही होती है, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उन्हीं की रिजल्ट से ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन रिएक्शन के रिजल्ट होने से ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो उस सेल को लाइव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हो रही हैं लिविंग के अंदर, एक लिविंग सेल को लाइव बनाए रखने के लिए ये रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन है वो एक और कंडीशन आती है, इन विट्रो भी हो सकती है और इन विवो भी हो सकती है। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स है ना, ये आपको इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे एक वर्ड देखते हैं विट्रो, विट्रो का मतलब होता है ग्लास, या ऐसा नहीं समझना तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इन विट्रो जो वर्ड यूज किया जाता है उसका मतलब होता है आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है, और इन विवो का मतलब होता है इनसाइड दी बॉडी। ठीक, सो यहाँ पे इन विट्रो और इन विवो की अगर हम बात करें तो सेल के बाहर, यानी कि बात चल रही है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे केमिकल्स है, और ये केमिकल्स आपस में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। यानी कि टेस्ट ट्यूब में अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया है कि अगर टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या अब इस टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे। सोचने वाली बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अब ये जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या है, यहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी कि इस तरह की जो फिनोमिना है, यानी कि इन विट्रो फिनोमिना, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के बाहर हो रही है, आउटसाइड द बॉडी हो रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करोगे कि जो ये केमिकल रिएक्शन है वो सेल से बाहर हो रही है। ठीक है, तो जो ये सेल से बाहर हो रही रिएक्शंस हैं ये तो जितनी भी सेल से बाहर है, यानी कि लिविंग बॉडी से बाहर हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है वो यहाँ पे लिविंग तो नहीं है। टेस्ट ट्यूब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन लिविंग है। यानी कि टेस्ट ट्यूब जो है, यानी कि ये पूरी की पूरी फिनोमिना टेस्ट ट्यूब के बारे में अगर हम देखें तो वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ये अगर पूरे थिंग की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें, वो तो क्या है, नॉन लिविंग। लेकिन इस नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो रिएक्शन क्या है बच्चों, ये लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, ये कंप्लीट फिनोमिना जो है इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना कि यहाँ पे इट इज ए नॉन लिविंग थिंग, बट इनके अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कैसे हो रही है, लिविंग रिएक्शन हो रही है। क्लियर हो गया। तो आउटसाइड द बॉडी अगर हो रही है इनको हम लिविंग केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे, क्योंकि ये किस में परफॉर्म हो रही है, एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये लिविंग रिएक्शंस कहलाई जाएंगी। यहाँ पे ये कंप्लीट फिनोमिना जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर हो रहा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कौन सी रिएक्शंस हो रही है, लिविंग रिएक्शंस हो रही है। तो ये चीज आपको क्लियर करनी होगी। लेकिन इन विवो की बात चल रही है वो तो इनसाइड द बॉडी ही होगी, और यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या रहता है, नॉन लिविंग रहता है। क्लियर हो गया। तो ये जो है ये आपकी एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे देख के भी पूछा जाता है
है कि टेस्ट ट्यूब में जो होने वाली केमिकल रिएक्शन है वो कैसी होती है, तो वो रिएक्शन कैसी होती है, लिविंग केमिकल रिएक्शन होती है, और जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब पर उसकी केमिकल रिएक्शन अगर उसके अंदर हो रही है तो वो लिविंग नहीं कंसिडर किया जाएगा, बस उन रिएक्शंस को हम लिविंग कंसिडर करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। तो यहाँ पे जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो कभी भी नॉन लिविंग में नहीं होती, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो कभी भी लिविंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये दैट इज ओनली ऑन प्रेजेंट इन लिविंग, ठीक है। यहाँ पे नॉट प्रेजेंट है, तो इस चीज को याद रखना कि यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होती। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो प्रेजेंट ओनली इन लिविंग होती है, ठीक है। और अब हम देखते हैं सेकेंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेल का एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होना, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे सेलुलर मीन्स क्या आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल की प्रेजेंस हर एक लिविंग के अंदर होती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इन शॉर्ट आप यूं समझ लीजिए कि जितनी भी अर्थ पे लिविंग है उनके अंदर सेल जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसीलिए 9th क्लास में भी आपने सेल चैप्टर पढ़ा था, इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया था अगर आपको याद है। सो ये फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। इसके अलावा आप सेल को और कई यूनिट के नाम से जानते हैं, जैसे कि सेल के बारे में ऐसा माना जाता है कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट भी है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी हम इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि सेल की प्रेजेंस लिविंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल की साइटोप्लाज्म में ही तो बच्चों सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म हो रही थी। तो अगर सेल ही नहीं होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होगी, और सेल का साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो रिएक्शंस कहाँ कंप्लीट होगी, और जिससे जो वो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सेल है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिविंग की स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, क्योंकि सेल के लिए हम बोलते हैं कि ये जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट रहती है, ठीक है। और सेल की अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो सेल जो है वो सारे तरह ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो किसी भी तरीके का ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, यानी कि यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो सेल को हम क्या मानते हैं, सेल मैंने अभी बताया कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सब में, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में सब में प्रेजेंट होती है, तो इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है कि लाइफ की सबसे छोटी या सबसे बेसिक यूनिट हमारी कौन सी रहती है, वो सेल रहती है। इसके अलावा भी हम सेल को कई अलग अलग नामों से जानते हैं, इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। किसी भी लिविंग की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल। अब उसके अकॉर्डिंग ही वो कोई भी लिविंग अपना एक पर्टिकुलर शेप और साइज क्या करके रखता है, मेंटेन कर रखता है। तो यानी कि जितनी भी लिविंग अर्थ पे प्रेजेंट है वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर के साथ साथ एक और डेफिनेशन यूज करते हैं, वो उसको क्या कंसीडर किया जाता है, फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, राइट। यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे फंक्शनल लाइफ प्रोसेस याद करो, अगर आपको याद है तो लाइफ प्रोसेस में आपने कौन कौन से फंक्शन देखे थे, न्यूट्रिशन देखा था जिसके अंदर प्लांट और खाना बना रहे हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपने देखा था। उसके बाद में आपने न्यूट्रिशन के बाद में रेस्पिरेशन देखा था, वो भी एक फंक्शन है क्योंकि उसके बिना भी जिंदा नहीं रह जा सकता, बिना न्यूट्रिशन के नहीं रह सकता। सर्कुलेशन जिसके अंदर हम वाटर, CO2, ऑक्सीजन इन सबको सर्कुलेट कर रहे हैं। एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये भी जो टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं, इनके मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं जिनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो ये क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस होती है जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। तो ये सारे के सारे फंक्शन है
वो किसके थ्रू परफॉर्म किए जा रहे हैं, सेल के थ्रू परफॉर्म किए जा रहे हैं, राइट। तो सेल यहाँ पे बेसिक यूनिट भी है, स्ट्रक्चर यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। इसके साथ साथ एक चीज और भी मैं आपको यहाँ ऐड कर दूं, वो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट होने के साथ साथ सेल को एक और यूनिट भी बोला जाता है, और वो यूनिट कौन सी है, वो यूनिट होती है उसकी यानी कि लाइफ की जेनेटिकल यूनिट भी हम कंसिडर करते हैं। जेनेटिकल का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे यूनिट ऑफ लाइफ कंसिडर करते हैं। तो जेनेटिक का मतलब होता है जेनेटिकल मटेरियल, और वो मोस्ट ऑफ लिविंग में क्या होता है, डीएनए, लेकिन कुछ में आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को क्लियर करना कि यहाँ पे जेनेटिकल यूनिट जो आ रहा है वर्ड, वो यहाँ पे जेनेटिकल मटेरियल के पर्सपेक्टिव में। तो अगर याद है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए के। सो जितने भी क्रोमोसोम है वो डीएनए के बने होते हैं, इनके पास कौन सी होती है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है कि नेक्स्ट जो बेबी है वो कैसे बनता है। तो स्ट्रक्चर फंक्शन के साथ साथ वो जेनेटिकल यूनिट भी कंसिडर कर सकते हैं और उसको बेसिक यूनिट भी कंसिडर करते हैं। तो सेल की प्रेजेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब देखो, सेल जो है, मैंने पहले भी बताया कि सेल जितने भी लिविंग है उन सब के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। अब हम देखते हैं कि अब लिविंग की बात करें, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, उनके अंदर सेल की प्रेजेंस होगी। अब कुछ तो लिविंग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, कुछ लिविंग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी सेल के बने होते हैं, ठीक है। तो ये, अब एक चीज आप इमेजिनेशन करके देखो, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के अंदर हम देखें तो यूनिसेलुलर के अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली काम करती है, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस बनाए रखती है अपना, ठीक है। और क्या करती है, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है जितनी भी परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस, ठीक है। जितने भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं उन सबको वो क्या करती है, परफॉर्म करती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एसेंशियल फंक्शन का मतलब है जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है वो एक सिंगल सेल में भी होती है, जैसे अमीबा में हमें देखने को मिलता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का याद करें। प्रोकैरियोटिक जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे के सारे हमारे लिए क्या रहते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। उनके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, वो सारा एक विद इन ए सेल चलता रहता है, ठीक है। अंदर आ रहा है तो वो एंडोसाइटोसिस है, कोई मटेरियल बाहर जा रहा है तो वो एक्सोसाइटोसिस है, सर्कुलेशन यहाँ पे साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो ये जितने भी एसेंशियल फिनोमिना है वो होती रहती है। जबकि मल्टी सेलुलर के अंदर ये सारे के सारे फिनोमिना सेल से मिलके क्या होते हैं, टिश्यू से क्या मिलके बनते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बने होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं इनके अंदर टिश्यू भी कर सकता है, ऑर्गन भी कर सकते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी कर सकता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक काम करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन काम करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल जो कि एक सेल भी ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप में ऑर्गन के फॉर्म में या ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में भी ये काम हो सकता है। तो जो सेल की प्रेजेंस है वो सारे के सारे लिविंग के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये है इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये थी हमारा सेकेंड फिनोमिना। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें डेड सेल की, क्योंकि सेल जो है वो डेड फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। डेड सेल का मतलब क्या हो गया, कॉर्क सेल, कॉर्क यानी कि वुड, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि अर्थ पे लिविंग और नॉन लिविंग के अलावा जो वुडी आइटम है उनको हम किस में रखते हैं, डेड, यानी कि वुड क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्लांट, और जो प्लांट है वो क्या रहता है, लिविंग, ठीक है। तो और लिविंग जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर क्या होता है बच्चों, लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन का मतलब होता है बर्थ से लेके, यानी कि द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक है। नेचुरल डेथ तक का जो ये पीरियड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी लिविंग है उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन रहता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे इमॉर्टल नहीं है, तो डेथ तो निश्चित है। तो यहाँ पे सपोज देन एक टेबल है और वो किसकी बनी हुई है, मान लो वुड की बनी हुई है, तो यहाँ पे ये जो टेबल है वो नॉन लिविंग कंसिडर नहीं की जाती, इसको हम क्या बोलेंगे, ये डेड सब्सटेंस से बनी हुई है, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं और डेड सब्सटेंस भी होते हैं। नॉन लिविंग में कभी भी सेल की प्रेजेंस नहीं होती। तो नॉन लिविंग में हम प्लास्टिक हो गया और ग्लास हो गया इनको रखते हैं।
ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, डिफाइनिंग फीचर किसका, लिविंग का, और वो क्या है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखिए तो इसका मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस एंड एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं उनको क्या करना, सेंस करना, यानी कि एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुली। ठीक है, स्टिमुली के बारे में आपने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा था। इन्वायरमेंटल स्टिमुली की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लास 10th में स्टिमुलेशन आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस का मतलब है जो लिविंग है उनके पास दो तरह की एबिलिटी, एक तो एबिलिटी सेंस करने की और दूसरी एबिलिटी रिस्पॉन्ड करने की। तो यानी कि अर्थ पे जितने भी लिविंग है उनके पास ये दो क्वालिटी होती है। क्या, पहली क्वालिटी तो है एबिलिटी टू सेंस, और दूसरी क्वालिटी क्या रहती है बच्चों, रिस्पॉन्स टू। सेकेंड हमारी जो क्वालिटी रहेगी वो क्या रहेगी, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ठीक है, स्टिमुली आप लोगों ने पढ़ा था, स्टिमुली का मतलब होता है एनवायरमेंटल चेंजेस, और स्टिमुली जो है वो कैसे हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल स्टिमुलेशन भी हो सकता है, और थर्ड जो रहता है वो होता है बायोलॉजिकल स्टिमुलेशन भी हो सकता है। यानी कि स्टिमुलेशन का मतलब होता है, यहाँ पे स्टिमुलेशन अगर वर्ड को देखें तो इसका मतलब होता है चेंज इन एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है। ठीक है, तो स्टिमुलेशन का मतलब मैं लिख देती हूँ, स्टिमुली या स्टिमुलेशन बोल सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब कैसे एग्जांपल देखें, तो मान लो एक ह्यूमन है, लिविंग जितने भी है उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है एबिलिटी। तो लिविंग में अगर हम ह्यूमन की कंसिडर करें तो यहाँ पे हम पेन को फील भी कर सकते हैं और पेन लगने के बाद में रिस्पॉन्ड भी करते हैं, हाथ को पीछे कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल किसके लिए रहता है, एनिमल के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, जो कॉन्शियसनेस है एनिमल के अंदर तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, एनिमल ने तो हाथ था, पिन लगाए, पिन लगी तो हाथ को हमने पीछे कर लिया। लेकिन मैंने बोला कि कॉन्शियसनेस तो सभी लिविंग में प्रेजेंट होते हैं, और लिविंग की बात हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ एनिमल नहीं, एनिमल के साथ क्या आता है बच्चों, प्लांट भी कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे ये कौन क्वेश्चन बन गया कि भाई अगर हम प्लांट को पिन चुबाते हैं तो वो थोड़ा ना कोई रिस्पॉन्ड करेगा, तो फिर ये कॉन्शियसनेस तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, प्लांट तो नहीं शो कर रहे, इसका मतलब ये तो नॉन डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप क्लास 10th का एक एग्जाम्पल याद करो, मिमोसा पुडिका, अगर याद है आपको, जिसको हम टच मी नोट प्लांट कहते हैं, राइट। ठीक है, तो टच मी नोट प्लांट के अंदर आप बहुत अच्छे से कॉन्शियसनेस को समझ सकते हो। टच मी नोट यानी कि छुई जो प्लांट होता है वो स्टिमुली को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। सिर्फ एनिमल ही नहीं बच्चों, प्लांट भी कॉन्शियसनेस को क्या करते हैं, शो करते हैं। कैसे करते हैं हम इसको एग्जांपल से देखिए। ये मान लीजिए टच मी नॉट प्लांट है, ठीक है, मिमोसा पुडिका बोला जाता है। इसकी लीव्स जो है अभी नॉर्मल है, ठीक है, और ये हमने उसको टच किया फिंगर से, यहाँ पे ये क्या मिल रहा है, उसको स्टिमुलेशन मिल रहा है। ठीक है, तो स्टिमुलेशन यानी कि नॉर्मल लीव्स के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, किसके, टच मी नॉट प्लांट के। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्लांट को जब हमने टच किया तो ये प्लांट क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, और रिस्पॉन्ड करते हुए आप लोगों ने सबने देखा होगा कि लीव्स क्या हो जाती है, आपस में कोलैप्स हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो इस तरह की जो ये हमें एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, तो ये एग्जाम्पल किसका रहता है, कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा और भी हम देखें, और भी एग्जाम्पल आप 10th के अंदर कॉन्शियसनेस के पढ़ के आए हो, जैसे कि लाइट के अकॉर्डिंग प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, केमिकल के अकॉर्डिंग करता है, वाटर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, और भी अदर फैक्टर है, जैसे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग भी करता है। जैसे लाइट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, अगर आपको याद हो क्या था कि प्लांट को अगर रूम में रख दें तो वो बाहर की तरफ लाइट की तरफ मुड़ जाता है। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट था, तो या पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कीमोट्रॉपिक मूवमेंट था। रूट का वाटर की तरफ मूवमेंट हो जाना वो क्या था, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट था। ग्रेविटी की तरफ जियोट्रॉपिक मूवमेंट था। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टिमुलेशन है। तो प्लांट इन सारे स्टिमुली के अकॉर्डिंग क्या करता है बच्चों, रिस्पॉन्ड करता है।
यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है उसके लिए एक स्टेटमेंट आता है कि इट इज अ मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस सेंटेंस को आप बहुत अच्छे से अंडरलाइन करते हुए देखना, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो देखिए पूछा जाता है ये कौन से फीचर के लिए बोला गया है, तो ये कॉन्शियसनेस के लिए बोला गया है। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल फीचर रहता है कौन, कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर क्या रहता है, कॉन्शियसनेस। तो हम यहाँ पे कॉन्शियसनेस की फिनोमिना प्लांट में भी देख ली और एनिमल के अंदर तो हमें पता ही है कि एनिमल तो शो करता ही करता है, तो प्लांट के अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है, कॉन्शियसनेस पाई जाती है। और अब हम देखते हैं एक और कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल, और वो क्या रहता है, फोटोपीरियडिज्म। ठीक है, फोटोपीरियडिज्म वर्ड को हम समझते हैं, ये आपके लिए बहुत ही फ्रेंडली वर्ड होने वाला है, क्योंकि क्लास 11th में ये वर्ड आगे भी काम आएगा, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे तब भी काम आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इस वर्ड का मतलब बताती हूँ। फोटो का मतलब एज यू नो लाइट होता है, और पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पीरियडिज्म का मतलब होता है एक बच्चा एक पर्टिकुलर पीरियड, किसका, लाइट का। ठीक है, हम इसको बोलते हैं पर्टिकुलर पीरियड। फोटोपीरियडिज्म यानी कि लाइट की प्रेजेंस में रिस्पोंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोपीरियडिज्म की फिनोमिना है वो प्लांट में भी होता है। क्या होता है कि प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, प्लांट को 8 से 10 घंटे की या 11 से 12 घंटे की एक पर्टिकुलर लाइट पीरियड चाहिए होता है, जिसके दौरान वो एक स्पेसिफिक फिनोमिना परफॉर्म करता है। ठीक है, और वो फिनोमिना क्या होती है, फ्लावरिंग की। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यही फिनोमिना एनिमल्स में भी देखने को मिलती है। क्या एनिमल्स भी क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लाइट पीरियड की प्रेजेंस में, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी की प्रेजेंस में वो क्या परफॉर्म करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन की फिनोमिना कंप्लीट करते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर पीरियड में ही ब्रीडिंग करते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स के नाम से जानते हैं। हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको सीजनल ब्रीडर, राइट। तो यहाँ पे फोटोपीरियडिज्म जो है उसके अकॉर्डिंग प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है और एनिमल भी रिस्पॉन्ड करता है, और ये प्लांट और एनिमल दोनों ही लिविंग है। दैट मीन एक पर्टिकुलर पीरियड को देख के ये क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों ही फ्लावरिंग और ब्रीडिंग करके क्या शो कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं कि लाइट के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो फ्लावरिंग कर रहा है, वो ब्रीडिंग कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे एनिमल पूरे ईयर तक रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ह्यूमन के पास कैपेसिटी है, लेकिन सारे एनिमल्स पूरे ईयर के अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, यानी कि कुछ गर्मी के सीजन में, कुछ विंटर के सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। तो एनिमल्स जो है यहाँ पे ब्रीडिंग के केस के अंदर सीजनल रहते हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं उनको, सीजनल ब्रीडर। तो यहाँ पे फोटोपीरियडिज्म जो है वो प्लांट भी शो करता है और एनिमल भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये लिविंग है, वो पर्टिकुलर लाइट कि पीरियड को देख के क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स में क्या कर रहे हैं, फ्लावरिंग कर रहे हैं बच्चों, और प्लस ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं जितने भी प्रोकैरियोटिक, सिंपल प्रोकैरियोटिक टू जो कॉम्प्लिकेटेड यूकैरियोटिक्स हैं जितने भी, ठीक है, वो सारे के सारे कौन से फिनोमिना शो करते हैं, वो सारे के सारे कॉन्शियसनेस टू एनवायरमेंटल क्लूज। ठीक है, यानी कि all simple prokaryote to complicated eukaryotic show consciousness to environmental cues। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा कि जितने भी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक में लो, सिंपल ऑर्गेनिज्म को लो, चाहे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म को लो, सब के सब किसको फील कर सकते हैं, किसको सेंस कर सकते हैं, उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एनवायरमेंटल क्यूज को यहाँ पे स्टिमुलेशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका, और इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी करना होगा। ये था हमारा फोटोपीरियडिज्म। अब हम देखते हैं
लिविंग, देखो अभी तक हम लोगों ने लिविंग के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि लिविंग जितने भी होते हैं उनके अंदर हमें उनके एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग है उनके अगर हमने आइडेंटिफाई करते हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर लाइट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, पोल्यूटेंट भी हो सकता है, राइट। तो ये सारे के सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर है उनको लिविंग क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, राइट। तो यहाँ पे इनको सेंस और इनको रिस्पॉन्ड करने की जो कैपेसिटी होती है बच्चों, लिविंग के अंदर जितने भी लिविंग उन सब में प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन जो है वो बड़ा ही यूनिक है, बड़ा ही स्पेसिफिक और बड़ा ही इंटेलिजेंट एनिमल है अर्थ के ऊपर, क्योंकि ह्यूमन के पास कॉन्शियसनेस तो है ही है, ठीक है, प्लस इसके पास एक और क्वालिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में प्रेजेंट होती है। ये चीज आप हमेशा याद रखना, कॉन्शियसनेस तो सारे लिविंग में होती है, लेकिन ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि एडवांस फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस बोल सकते हो। एडवांस फॉर्म क्या मतलब, जो ह्यूमन होते हैं ना वो सारे के सारे स्टिमुलेशन को मतलब सेंस भी कर सकता है, ठीक है, वो उसके पास थिंकिंग कैपेसिटी होती है। स्पेसिफिक चीज देखें तो उसके पास क्या रहती है, थिंकिंग कैपेसिटी होती है। वो जितने भी जो चेंजेस हो रहे हैं उनको सेंस भी कर सकता है, वहाँ पे वो अपने थिंकिंग कैपेसिटी की हेल्प से वो उन सारे जो स्टिमुलेशन है उनके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस भी लगा सकता है। यानी कि यहाँ पे जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो ह्यूमन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो उन थिंकिंग कैपेसिटी से या प्रिडिक्शन से उन सारे स्टिमुलेशन को क्या कर सकता है, फील कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है, और कहीं ना कहीं लिटिल बिट फॉर्म में वो क्या कर सकता है, एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है, या एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, या इस तरीके से कुछ भी एक ऐसे फिनोमिना परफॉर्म कर सकता है कि वो ओवरऑल अडेप्टेशन परफॉर्म कर ले, या फिर वो उसके साथ एक कंपैटिबिलिटी शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जो प्रिडिक्शन है वो मतलब मान लो थोड़े बहुत बादल है तो उनको देख के ही वो प्रिडिक्ट कर लेगा कि अभी बारिश आने वाली है, काइंड ऑफ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस तरीके की। और ये तो एक बहुत छोटा एग्जांपल है। तो ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, ह्यूमन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है बच्चों, सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन के अंदर ही देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की क्वालिटी है ये बहुत ही यूनिक क्वालिटी है, और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में प्रेजेंट होती है। और इसका मतलब क्या होती है, अ वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे जो डिफाइनिंग फीचर रहेगा वो हमारा कॉन्शियसनेस रहता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, क्योंकि ये ओनली ऑन प्रेजेंट इन ए ह्यूमन, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर करना हो कि ऑप्शन में कॉन्शियसनेस दिया हुआ है या सेल्फ कॉन्शियसनेस दिया है, क्योंकि नीट का क्वेश्चन भी रहा हुआ है, क्योंकि वहां पे उन्होंने डिफाइनिंग फीचर पूछा तो डिफाइनिंग फीचर के अंदर उन्होंने दोनों चीजें दे दी। और ये जो उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस होने के पीछे रीजन ये है कि एक तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो इतना वेल ऑर्गेनाइज नर्वस सिस्टम सिर्फ ह्यूमन में होता है। दूसरी चीज की सेल्फ कॉन्शियसनेस का ह्यूमन में प्रेजेंट होने का रीजन है कि ह्यूमन के अंदर सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज याद रखो कि हमारे पास नर्वस सिस्टम भी है बहुत अच्छा, और हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल होने की वजह से सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो फिनोमिना है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, सभी लिविंग में नहीं होता है। सभी लिविंग में क्या होता है, कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। बट अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉन्शियसनेस यहाँ पे क्या रहेगा, डिफाइनिंग फीचर रहेगा, क्योंकि ये सभी के सभी लिविंग में प्रेजेंट होता है। तो कॉन्शियसनेस यहाँ पे क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, राइट। सो इस चीज को अच्छे से क्लियर करते हुए चलोगे आप कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ ह्यूमन में प्रेजेंट होती है, और कॉन्शियसनेस सभी के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट केस आता है, वो आता है कोमा पेशेंट का। किसका,
है कि ऐसा पेशेंट जिसका ब्रेन क्या है, डेड है, ठीक। यानी कि आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे जिनके अंदर पेशेंट कोमा में चला जाता है और वो पता नहीं कब तक होश में आता है। तो यहाँ पे जो पेशेंट रहता है, कोमा पेशेंट जो होता है, वो किससे सपोर्टेड रहता है, मशीन से, ठीक है। यानी कि उनके अंदर जो जितने भी फिनोमेनाज हो रहे हैं वो किससे सपोर्टेड रहते हैं, मशीन से। और ये मशीन उनमें क्या क्या रिप्लेस कर देती है, यानी कि उनके हार्ट की जो एक्टिविटी है प्लस उनके लंग्स की जो एक्टिविटी है वो किसके थ्रू सपोर्टेड रहती है, मशीन्स के थ्रू सपोर्टेड रहती है। लेकिन अब यहाँ पे कोमा पेशेंट की बात चल रही है, तो यानी कि ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी कि कोमा जो पेशेंट है उनके अंदर यहाँ पे कॉन्शियसनेस तो क्या है, प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, वो रिस्पॉन्ड तो कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा, जो भी केमिकल्स उनको दिए जा रहे हैं, जो भी ड्रग उसको दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो रिस्पॉन्ड कर ही रहा है। तो वहां पे कॉन्शियसनेस तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्योंकि उनके अंदर कॉन्शियसनेस के कारण ही तो वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिकवर कर रहा है कहीं ना कहीं। तो जो कोमा पेशेंट है, अगर हम उनकी बात करें तो वो क्या रहेंगे, यहाँ पे लिविंग रहेंगे। किसके बेसिस पे, कॉन्शियसनेस के बेसिस पे वो क्या माने जाते हैं, लिविंग कंसिडर किए जाते हैं, राइट। क्योंकि जो कोमा पेशेंट के अंदर कॉन्शियसनेस की प्रेजेंट है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। और कॉन्शियसनेस ही तो क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। तो यहाँ पे जो कोमा पेशेंट है वो क्या कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस तो शो कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे कि ड्रग अगर उनको दी जा रही है, केमिकल दिया जा रहा है उनको, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो सेल है वो क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन सारी बॉडी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं कर रही है, इसीलिए ना वो सोच पा रहा है ना थिंक कर पा रहा है। ऐसे कोमा पेशेंट होते हैं, वो कभी कभी सुन पा रहे होते हैं लेकिन अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन क्या प्रेजेंट होती है, कॉन्शियसनेस उनके अंदर पाई जाती है। इसीलिए उनको हम किस में रखते हैं, कोमा पेशेंट्स को लिविंग में रखा जाता है। क्लियर। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझो, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर ये चीज आपसे पूछी गई है कि बताइए कि कोमा पेशेंट जो है वो लिविंग रहेगा या नॉन लिविंग रहेगा। तो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, इसीलिए कोमा पेशेंट को हम किस में रखते हैं, लिविंग के अंदर कंसिडर करते हैं, राइट। तो इस चीज को याद रखो कि कोमा पेशेंट क्या होते हैं, लिविंग रहते हैं। किसके बेसिस पे, कॉन्शियसनेस के बेस पे, ठीक। सो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज अ लिविंग। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ पॉइंट्स में से पहला पॉइंट ही हमारा क्या था कि लिविंग क्या है, वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। भाई लिविंग क्या होते हैं, लिविंग को पहचानने के लिए हमारे पास ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स थे जिनके बेसिस पे हम लोगों ने उनको इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे कि अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर उनकी डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। इसके अलावा और क्या होते हैं, इन्वॉल्विंग होते हैं क्योंकि उनमें एवोल्यूशन होता है, और रेगुलेटिंग होते हैं, ठीक है। और इंटरेक्टिव सिस्टम होता है उनके अंदर, इंटरेक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्ड करता है, जो भी यानी कि जो इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ टू एक्सटर्नल स्टिमुली, राइट। सो यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखो कि जो यहाँ पे लिविंग की अगर हम बात करें तो लिविंग के अंदर इन फीचर्स के अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, अडेप्टेशन भी होती है। अडेप्टेशन का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है कि इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेना, यानी कि अडेप्टेशन की जो कैपेसिटी है वो ह्यूमन के अंदर या लिविंग में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक और टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है, होम्योस्टैटिसिस, ठीक है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके आएगी। होम्योस्टैटिसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अडेप्टेशन और होम्योस्टैटिसिस भी, ये दोनों टर्म भी हम किसके पर्सपेक्टिव में देखते हैं, लिविंग के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। यानी कि ये डेफिनेशन इन दोनों शब्दों के साथ ही कंप्लीट होती है। यहाँ पे होम्योस्टैटिसिस का मतलब है सेल या बॉडी की बात करें, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को या सेल को स्टेबलाइटिंग
यानी कि स्टेबिलिटी या बैलेंस या बैलेंसिंग की जो कंडीशन है उसकी स्टेबिलिटी की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सेल या बॉडी बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिसिस। होम्योस्टैटिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है, बैलेंस कंडीशन का मतलब है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो होम्योस्टैटिसिस की फिनोमिना है ये हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ हमारा जो मतलब होम्योस्टैटिसिस हम बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री ऑन एन एवरेज। अब जैसे कि गर्मियाँ आती है तो उस ड्यूरेशन में बाहर टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करके और बॉडी का टेम्परेचर डाउन कर देती है, जिससे कि ऑन एन एवरेज हमारे टेम्परेचर में क्या रहती है, स्टेबिलिटी। वहीं अगर विंटर आती है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है बच्चों, बाहर का टेम्परेचर क्या हो गया, कम, और बॉडी का टेम्परेचर अब उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या परफॉर्म करता है, सिवरिंग करता है, जिससे उनका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो यहाँ पे होम्योस्टैटिसिस की फिनोमिना है एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी या बैलेंस या बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम बनाए रखना बॉडी के अंदर विद इन ए सेल। तो लिविंग की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लिविंग क्या है, सारे फीचर्स के बेसिस पे वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग और क्या कर सकता है, वो रिस्पोंड करेगा किसके, एक्सटर्नल स्टिमुली के। ठीक है। सो यहाँ पे इसके अलावा वो अडेप्टेशन और होम्योस्टैटिस भी परफॉर्म करता है। तो हमारे पास एग्जैक्ट लिविंग क्या है, तो इस तरह की हमारे पास एक डेफिनेशन आती है जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि लिविंग क्या है। तो इस चैप्टर की जो पहली टास्क थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है कि लिविंग क्या है उनको समझना, उनको हम लोगों ने क्या कर लिया है, समझ लिया है। और अब हम देखते हैं कि लिविंग जो वर्ल्ड है उसके अंदर इन लिविंग को समझ लिया है। तो अब इस लिविंग वर्ड चैप्टर के अंदर हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है कि लिविंग को आइडेंटिफिकेशन करना, लिविंग को पहचानना, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली। ठीक है। तो लिविंग को हमने आइडेंटिफाई कर दिया, यानी कि आइडेंटिफिकेशन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ उसके सम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के हेल्प से। ठीक है। अब हम देखते हैं कि लिविंग को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमें क्या करना है, अर्थ पे इतने सारे लिविंग प्रेजेंट है, उनको हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा और इसके लिए एक ब्रांच की जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। ठीक। टेक्सोनॉमी जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर टेक्सा जो वर्ड है वो टेक्सिस से आया है और नॉमी जो वर्ड है वो नॉम्स से आया है। ठीक है, नॉम्स। ठीक। तो टेक्सिस का मतलब क्या होता है बच्चों, टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, क्योंकि जितने भी लिविंग है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। और नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स। ठीक है, या लॉज भी बोल सकते हो, विद लॉ, यानी कि पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन के साथ सारे आइडेंटिफाइड लिविंग्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास डेफिनेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से रही, टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी जो है बायोलॉजी की एक ब्रांच है जहां पे हम लिविंग्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किसके दौरान करते हैं, टेक्सोनॉमी के दौरान। जितने भी लिविंग्स हैं उनको एक पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन के साथ अरेंज करेंगे। हम ऐसे ही तो किसी भी ग्रुप को ऐसे ही तो अरेंज नहीं कर देंगे, कोई ना कोई पर्टिकुलर कंडीशन तो लगाएंगे। सो अगर हम टेक्सोनॉमी वर्ड से रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखें तो कुछ इस तरीके से है कि जो टेक्सोनॉमी वर्ड है वो कहाँ किसने प्रपोज किया था, तो उस टेक्सोनोमी वर्ड को प्रपोज किया गया किसके थ्रू, एपी डे कंडोले। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना क्योंकि नीट का क्वेश्चन भी रहा हुआ है। एपी डे कंडोले ने टेक्सोनोमी वर्ड प्रपोज किया था। ठीक है, एपी डे कंडोले ने टेक्सोनोमी जो वर्ड है उसको अपनी एक बुक के अंदर मेंशन किया था इन्होंने। तो उस बुक को भी पूछा जाता है, बुक का नाम जो क्या था, उस बुक का नाम भी एग्जामिनेशन में आया है। और यानी कि एपी डे कंडोले की जो बुक थी जो टेक्सोनोमी को प्रेजेंट कर रही थी उसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। क्या नाम है, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी।
क्लियर हो गया। तो ये है हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, वो नीट स्टैंडर्ड में रहता है इसका जो क्वेश्चन रहता है। बाकी तो आपको इस चीज़ को याद करना है, टेक्सोनोमी क्या है, ब्रांच है जिसके अंदर हम अरेंजमेंट करेंगे लिविंग्स का पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन के साथ। किसने वर्ड दिया, एपीडी कंडोले ने इस वर्ड को दिया, ठीक है। टेक्सोनोमी के अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स है जो एनालाइज करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो टेक्सोनोमी है वो इंक्लूड करती है 4 चीज़ों को, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करती है, ठीक है। दूसरा नंबर पे नॉमेनक्लेचर करती है, एक पर्टिकुलर नाम देना होता है। देन क्लासिफिकेशन करती है, और इसके अलावा फोर्थ वो क्या करती है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो होता है एफिनिटीज, ठीक। सो यहाँ पे ये 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। एफिनिटीज का जो है वो एक अलग पॉइंट रहता है, तो आप तो इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तो हम पर्टिकुलर फीचर्स और सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी की बेसिस पे करेंगे, जो पहले से आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनकी हेल्प से। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में हम उनका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण करना, ठीक हो। किसी भी ऑर्गेनिज्म जो न्यू आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसको नाम देना तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी नाम दिया जाएगा वो एक कॉमन नेम रहता है, क्योंकि हर एक एरिया में अपना अलग ही नाम रहता है, ठीक है। तो उससे क्या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो नाम देने के लिए हमें एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को कंप्लीट करना पड़ता है, जिससे हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। और वो जो नेमिंग की जाती है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से की जाती है, यानी कि ओवरऑल उस न्यू आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म को एक हम साइंटिफिक रूल के साथ एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। कैसे करेंगे वो अभी हम अपकमिंग क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो टेक्सोनोमी के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता रहे कि ये इस ग्रुप के जो एनिमल्स है या इस ग्रुप के लिविंग है वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बिलोंग करते हैं, और इसका इस तरीके से। तो एक क्यूरियोसिटी रहती है ह्यूमन को कि अर्थ पे कितने लिविंग है, उनको एक हम पर्टिकुलर वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर हम क्लासिफाई कर दे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ओवरऑल ये ह्यूमन क्यों कर रहा है, कभी सोचा है क्यों उसको इतनी क्यूरियोसिटी है? क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी है, और उसको बहुत ही इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों को। जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उसको पता होगा वो उनका उतना ही ज़्यादा यूटिलाइज करेगा। एफिनिटी जो रहता है वो रहता है एक रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग्स और नॉन लिविंग्स का, जो हमारे लिए इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है वो एफिनिटीज के अंदर हम देखते हैं। टेक्सोनोमी के अंदर बेसिकली हम 3 चीज़ों पे ही काम करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। एफिनिटीज एक अदर पॉइंट रहता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में एंड ऑर्गेनिज्म लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। और अब हम देखते हैं टेक्सोनोमी के साथ साथ एक और ब्रांच आती है, और उस ब्रांच का क्या नाम है, उस ब्रांच का नाम होता है बच्चों सिस्टमैटिक्स। क्या नाम होता है, सिस्टमैटिक्स। क्लियर हो गया। तो टेक्सोनोमी की ही तरह सिस्टमैटिक भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में क्लासिफिकेशन करने वाली ही ब्रांच है। ये भी मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे सिस्टमैटिक्स को अगर हमें देखना है तो सिस्टमैटिक्स क्या करेंगे, टेक्सोनोमी के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टमैटिक्स। यानी कि सिस्टमैटिक्स के अंदर जो हम रूल एंड रेगुलेशन लगाएंगे उसके साथ साथ एक और रूल लगा दो, कौन सा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखेंगे हम ये किस तरीके से होता है। पहले देखते हैं सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो किसने दी थी, सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो लिनियस ने दी थी, ठीक है। और दूसरी चीज जो ये वर्ड है सिस्टमैटिक्स, ये लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है। ये कहाँ से आया हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से, यानी कि लैटिन वर्ड है ये। और कौन सा वर्ड, सिस्टेमा से आया हुआ है, ठीक है। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है, और ऑफ ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टमेटिक जो वर्ड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, और यहाँ पे जो है सिस्टमा जो लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है, किसने दिया? लीनियस ने इस टर्म का यूज़ किया, और उसने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल रखा था, या बोल सकते हो बुक का नाम रखा था, जिसका नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बच्चों हमारे पास यहाँ पे, और वो क्या कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी बुक है या किसका पब्लिकेशन है? ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? लीनियस। ठीक है, यानी कि उस बुक का या फिर टाइटल नेम भी बोल सकते हो अपने पब्लिकेशन का, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे कि टेक्सोनोमी की इक्विवेलेंट क्या है? सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक्स टेक्सोनोमी से अबव क्या है? क्योंकि यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। टेक्सोनोमी तो है ही है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पाए जाते हैं। तो क्या होंगे और किस तरीके से हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो आप इतना क्लियर कर लीजिए कि जो सिस्टमैटिक्स है उसके अंदर टेक्सोनोमी के साथ साथ हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं। कैसे देखेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया? सिस्टमैटिक्स देख लिया, टेक्सोनोमी देख लिया, लिविंग क्या थे ये भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए कि लिविंग को पहचान लिया। सो अभी तक का जो चैप्टर है इसका अगर हम ओवरव्यू ले तो हमारे सामने ओवरव्यू क्या आता है कि हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक क्या किया है? लिविंग देखे, लिविंग के नॉन डिफाइनिंग फीचर्स देखे थे, जिसके अंदर एक फीचर क्या था बच्चों? ग्रोथ, और दूसरा फीचर क्या था? रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? डिफाइनिंग फीचर। ठीक, और डिफाइनिंग फीचर के हमने कितने फीचर्स देखे थे बच्चों? 3। क्या क्या? एक तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस थी। ठीक है, दूसरा क्या था? मेटाबॉलिक रिएक्शन तो थी वो जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को दोनों को मिला दें। दूसरा क्या था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या रहता है? कॉन्शियसनेस। क्लियर हो गया? तो ये 3 हमारी क्या थी? डिफाइनिंग फीचर्स। इसके करने के बाद हमें पता चल गया कि ये जो फीचर्स है जहाँ प्रेजेंट है वो हमारे लिए क्या रहते हैं? लिविंग रहते हैं। ठीक है, इन फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने लिविंग्स को क्या कर दिया? आइडेंटिफाई कर दिया, और आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उनका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद में हम उनका क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर, या फिर आप ऐसे बोलते हो पहले क्लासिफिकेशन, पहले नोमेनक्लेचर करेंगे फिर उनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी ब्रांच जो ये सारे काम करवाती है, उस ब्रांच के अंदर हमें 2 चीजें देखने को मिली। एक तो टेक्सोनोमी ब्रांच थी और एक है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या हुए थे? ऐड हुए थे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिस्टमैटिक्स जो ब्रांच है वो क्या है? तो वो एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर टेक्सोनोमी तो है ही है, प्लस उसके साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ऐड होते हैं। तो ये था हमारा अभी तक का कंप्लीट चैप्टर जो हम लोगों ने किया है। एक चीज आप याद रखो कि ये जितना भी हम बार बार इस चैप्टर के अंदर रिकॉल कर रहे हैं, तो ये आपको इन चीज़ों को बनाए रखना है, इसको अपनी हैबिट में लेके आओ, तो आपको हर एक चैप्टर बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखो कि जितना आप नया चैप्टर या नया पॉइंट पढ़ रहे हो उससे पहले प्रीवियस को जरूर पढ़ो, तो आप उसके बीच में क्या कर पाओगे? लिंक बना पाओगे, एक कोरिलेशन बिठा पाओगे, जिससे एक वो एक स्टोरी की तरह सारा चैप्टर आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा चैप्टर अभी हमने क्या कर लिया? वापस से रिकॉल कर लिया, जिससे हमें पता चल गया कि अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है। हमने क्लास 11th स्टार्ट की है, और 11th के अंदर हम लिविंग को फीचर्स देखे, उनको आइडेंटिफाई किया है, और आइडेंटिफाई करने के लिए हमने टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स ब्रांच की हेल्प ली है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गई हमारी। तो अब हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, सिस्टमैटिक्स के आगे के फिनोमेना देखेंगे कि इस तरीके से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, तो क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा। टेक्सोनोमी भी देखेंगे कि वो किस तरीके से हेल्प कर रही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो, आप एक चीज देखा आपने कि जब हम 11th का चैप्टर कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन किसके साथ आ रहा है?
9th से भी आ रहा है, 10th से भी आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 11th को बहुत अच्छे से क्लियर करना। जो भी आपने इस लेक्चर में पढ़ा है, समझा है, सुना है, उन सारी चीज़ों को आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ज़रूर पढ़ोगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनते सुनते हो और पढ़ते नहीं हो, एनसीईआरटी को एक रीडिंग नहीं करते हो, तो ये लेक्चर कोई काम का नहीं है। थोड़े टाइम बाद में आप भूल जाओगे इस चीज़ को। तो आपको अगर सच में अपने आप की एक आइडेंटिटी चाहिए, अगर आप सच में एक अपनी पहचान बनाना चाहते हो बायोलॉजी लिए, तो ऑब्वियस डॉक्टर बनना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको बार बार चीज़ों को रिकॉल करना, कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को सुनना है, समझना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है और उनको कोरिलेट करके अपने लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नोट्स को फॉर्म करना है। दैट मीन हम ह्यूमन भी तो यही कर रहा है ना, जितने भी लिविंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर उनको क्लासिफाई कर रहा है ताकि उसको आसानी हो जाए, उसके जो मतलब के ऑर्गेनिज्म है, किस ऑर्गेनिज्म से उसे क्या मिलने वाला है, किस चीज़ से उससे क्या क्या बेनिफिट है, तो वो सारी चीज़ों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों की हेल्प ले पाएगा। तो देखो, वो भी ह्यूमन भी तो ये चीज़ बहुत पहले से करता आ रहा है, हर चीज़ों को बारीकी से कंसंट्रेशन के साथ ऑब्जर्व कर रहा है, उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, देन उनसे अपने अकॉर्डिंग यूजफुल प्रोडक्ट भी बना रहा है। तो हमें भी तो यही काम करना है, जो भी लेक्चर है उसको बहुत अच्छे से सुनना, समझना, रीडिंग करना है आपको अपनी एनसीईआरटी से, प्लस अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं ताकि उनको आप जब भी फ्री हो रिकॉल करो तो ये चीज़ें आपकी आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझोगे, आप बार बार रिकॉल करोगे तो आप ही का बेनिफिट है, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपको ये इंटरेस्टिंग लगता रहेगा कि ठीक है, इस चैप्टर में इतना हो गया और इतनी चीज़ें अभी आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें एक इंटरेस्ट जनरेट करती है आपके अंदर कि अच्छा, अपकमिंग नेक्स्ट जब है क्लास, उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि सिस्टमैटिक्स है वो क्या कर रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको कि एक प्रीवियस क्लास को समझना, ताकि आप नेक्स्ट क्लास के बारे में प्रिडिक्शन कर सकें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्शियसनेस वर्ड भी यूज़ हो रहा है कि हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये चीज़ें करने वाले हैं। अभी तक हमारा ये हो चुका है। 11th को बहुत अच्छे से सुनना, समझना है। अगर आपने 11th पे अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना ली ना बच्चों, तो 12th क्लास आपकी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 12th जो है उसके अंदर जैसे कि अभी 11th में 9th और 10th अपना एक बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से 12th जो कि बोर्ड की क्लास है, उसके अंदर 11th आपका बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। 11th अगर आपकी बहुत अच्छी रहेगी तो 12th आपके काफ़ी जगह जो 11th की टर्मिनोलॉजी 12th में आएगी, तो आप इजीली उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगी। ठीक, तो आपको इन जितने भी यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको सिर्फ सुनना, देखना ही नहीं है। एनसीईआरटी को मैं बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी को जरूर पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसे टेस्ट ट्यूब वाला एग्जाम्पल था, कोमा पेशेंट वाला एग्जाम्पल था, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं। थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, दोनों तरह से ये क्वेश्चन आज आए हुए हैं। तो बच्चों, आपको इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए आगे कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर से मिलेंगे और फिर से देखेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को समझेंगे कि आगे किस तरीके से। अभी तो हम लोगों ने एक टास्क ही कंप्लीट किया है भी, ठीक है, लिविंग पता चल गए, और अब हमें उन लिविंग को क्या करना है, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इन सारे फीचर्स की हेल्प से हम उन सारे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें उनको क्या करना है, क्लासीफाइड करना है। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर फिर इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे किस तरीके से टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स हमारी हेल्प करेगी इन सारे लिविंग्स को ऑर्गेनाइज्ड करने में। सो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग। थैंक यू।